डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 30 अप्रैल तथा 1 मई 2020 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आपको ज्ञात होगा कि 30 अप्रैल को हम आपको वीडियो नहीं दे पाए थे, क्योंकि उस दिन हमने जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे हिमाचल प्रदेश से संबंधित, विशेष तौर पे उसका एक मॉक टेस्ट किया था, जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। यदि आप लोग चाहते हैं कि उस तरह के मॉक टेस्ट हम आप लोगों के लिए वीकली लाएं या हर महीने के अंत में लाएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार को शराब की बिक्री से सालाना कितना राजस्व प्राप्त होता है? करीब 1800 करोड़ रुपए का राजस्व रेवेन्यू जनरेट करती है हिमाचल प्रदेश सरकार शराब के कारोबार से। प्रदेश सरकार को लॉकडाउन के दौरान हर रोज करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए, आप लोग भी ऐसे अपने दिमाग में इस तरह के प्रश्न अपने दिमाग में सोचने हैं। इससे भी क्या होता है, हमारे जो राइटिंग स्किल है वो बढ़ते हैं। यदि आपने प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया, रिटर्न में आप लिखने में समर्थ है, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो देखिए, अक्सर आप लोग समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे होंगे कि शराब के ठेके को कोई खोलने के समर्थन में है, कोई उनको बंद करने के समर्थन में है। ठीक है, तो देखिए कितना ज्यादा रेवेन्यू सरकार को यहाँ पे जनरेट होता है इस तरह के, सिर्फ शराब की बात की जा रही है। ठीक है, अथॉन्टिक समाचार पत्र से आंकड़े लिए गए हैं। तो करीब आप ये मान के चलिए कि 1800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? वाइन से होता है। और एक दिन का 5 करोड़ का नुकसान सरकार को इससे हो रहा है। तभी आपने देखा होगा, शुरू में जब लॉकडाउन लगा था, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम वाइन को सेशनली आइटम्स में इसको सम्मिलित करते हैं, और वहां से उसको क्या कर दिया गया था, उसको जितनी भी हमारी जरूरी आवश्यकता की जितना भी सामान होता है उसके अंतर्गत उसको लाया गया था। लेकिन बाद में लोगों ने विरोध किया, तो उसको सरकार को हटाना पड़ा था। तो आई थिंक आपका ये विजन क्लियर हो चुका है कि शराब से कितना रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत किस कार्य को जोड़ने की मांग जोर शोर से उठ रही है? तो खेती बाड़ी को भी यदि देखिए, जैसे खेती बाड़ी में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा, जो लैंड डेवलपमेंट का है वो तो ऑलरेडी मनरेगा के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक, खेती बाड़ी में क्या है, जैसे आजकल गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, तो ये चाहते हैं कि गेहूं को भी किसके अंतर्गत कर दिया जाए? मनरेगा के अंतर्गत कर दिया जाए। अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए, सोचिए कि सरकार यदि इसको कर देती है तो इसके क्या लाभ और हानियां होगी। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में सोचना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको इसके बहुत लॉजिकली इसको करना पड़ेगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं फैक्ट के लिए। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए? देखिए, हिमाचल प्रदेश के दो जिले हैं, कांगड़ा तथा चंबा, में भूकंप के झटके महसूस किए गए, और रिक्टर पैमाने पे इसकी जो 4.0 इसकी तीव्रता मापी गई है। आपको बता दूं मैं कि जैसे रिक्टर पैमाने पे 4 डिग्री तक कोई ज़्यादा नुकसान, इसमें नुकसान होने की संभावना बिल्कुल शून्य होती है। लेकिन इसके ऊपर का जो भूकंप आता है 4 से लेकर 7 तक का, इसमें नुकसान होने की संभावना बढ़ती जाती है। 7 डिग्री के इसमें जो भूकंप रिक्टर पैमाने पे 7.0 के आसपास इसकी तीव्रता आंकी गई थी, जो अभी आई थिंक नेपाल में जो भूकंप आया, तो कितने ज़्यादा नुकसान वहां पे देखने को मिला था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गई है? 1700 करोड़ रुपए इसको अनुमोदित किया गया है। जो हमने आपको पिछले कल एक मॉक टेस्ट दिया था, वहां पे भी एक प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि देखने को मिली थी। त्रुटि ये थी, वहां पे कहा गया था कि जीवन मिशन है, हिमाचल प्रदेश सरकार किस वर्ष तक इसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। बहुत से समाचार पत्रों में 2021-22 छपा था। ठीक है, तो हमने उसको उत्तर में 2021 कर दिया था, लेकिन उसकी पुष्टि हो चुकी है। जो हिमाचल प्रदेश सरकार का अपना समाचार पत्र है, गिरिराज समाचार पत्र, उसमें मैंने आज पढ़ा, जो अभी वेडनेसडे को उनका पब्लिश हुआ था, तो वहां पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है वो वर्ष 2022 तक का रखती है। तो आप उस प्रश्न को भी रेक्टिफाई कर लें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राज्य के लिए केंद्रीय सड़क विनिर्माण निधि के तहत 27 परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत करने का आग्रह किया है? तो 563 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का यहाँ पे आग्रह किया गया है। आपको ज्ञात होगा 69 एनएच को उसमें कन्वर्ट करने की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें से भी काम 1 या 2 का ही शुरू हो पाया है।
हिमाचल प्रदेश में कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है? तो 4 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा सा आपको क्विक सा फैक्ट बता दूं, यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है तो आपको पता है, जयराम ठाकुर जी है। राजधानी की बात करें तो शिमला है। शिमला देखिए कौन सी है, ग्रीष्मकालीन है। शीतकालीन राजधानी किसे घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। राज्य पशु हिम तेंदुआ है। राज्य जो हमारी पक्षी या चिड़िया है उसका नाम है वेस्टर्न ट्रागोपैन। राज्य फूल है पिंक रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी, इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, मेडिसन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो उनका नाम है किरण मजूमदार शाह। अगला प्रश्न है, घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया है? विभिन्न तरह की रेटिंग एजेंसी की आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पे जाएगी, कितनी रहेगी। लेकिन जो हमारी अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, उसने चालू वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कहा है कि जो हमारा वित्तीय घाटा है वो 4.4% तक बढ़ सकता है, क्योंकि पीछे कितना था, 3.4 के प्रतिशत के आसपास था। तो ये अनुमान लगाया गया है एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी के द्वारा। पंजाब के करीब 80,000 पुलिसकर्मियों द्वारा किस वीर पुलिस जवान के नाम का बैज लगाया गया? तो इनका नाम है हरजीत सिंह। आपको ज्ञात होगा 12 अप्रैल 2020 को पटियाला में कर्फ्यू पास मांगने पर निहंगों ने पुलिस अफसर हरजीत सिंह पर तलवार से हमला कर दिया था। और पिछले कल ही यदि बात करें 30 अप्रैल 2020 को जिनका कटा हुआ हाथ था, जिसका ट्रीटमेंट पीजीआई में चल रहा था, हमारी धर्मशाला से भी एक डॉक्टर थी जो उस टीम में सम्मिलित, जिन्होंने उस हाथ को फिर से जोड़ा हुआ है। तो आज देखिए उनकी हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिली है और किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए किसी इंसान का हाथ कट के सड़क के किनारे पड़ा हो, ठीक है, फिर भी उसने हिम्मत रखी हो, तो उसके जज्बे को सलाम होना चाहिए। और आपके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हरजीत सिंह का नाम आप लोग अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। मैं भी हरजीत सिंह अभियान किस राज्य के पुलिस कर्मियों द्वारा चलाया गया? दिस इज इनको ऑनर दिया गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम है पंजाब राज्य में इसकी शुरुआत की गई थी। मैं भी हरजीत सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि इनका एक बैनर लगाया गया था जिसको पुलिस की जो जितने भी जवान थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपने चेस्ट के साथ में उसको आगे डिस्प्ले किया था। ठीक है, तो इनको ऑनर्स दिया गया। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अमर उजाला समाचार पत्र के मुताबिक करीब 2,985 वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, जो कि भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा है। आजकल आपको पता है कोविड-19 वायरस के कारण यदि किसी पेशेंट को आपने ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में, तो उसको वेंटिलेटर के ऊपर ऑक्सीजन देने की जो बेहतरीन प्रणाली है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने याद रखना कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर हैं। और कोविड-19 के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं वो भी महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। भारत की किस आईटी फर्म ने कोरोना वॉरियर्स नाम से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए एक ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है? इसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के द्वारा कोरोना वॉरियर्स नाम से क्या किया, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए एक ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया गया है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा सार्क संगठन का जो मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में है। हमने इसको पहले भी एक बार पढ़ा था कि सार्क में कितने देश है, 8 देश है। मैंने आपको कहा था कि 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 8 सदस्य है, तो वहाँ पे जो 8 वर्ड आता है उसको आपने पकड़ के रखना है। कौन कौन से देश है? देखिए यदि हम लोग बात करें जैसे भारत है, जम्मू कश्मीर में साथ में हमारा क्या लगता है, अफगानिस्तान लगता है। उसके साथ में अगली तरफ क्या है, पाकिस्तान है। उसके बाद क्या आ जाता है फिर उसके बाद
बाद अगली तरफ चीन है, तो चीन देखो यहाँ पे सम्मिलित इसको नहीं किया गया है। उसके बाद क्या आता है, नेपाल और भूटान आता है, भूटान आता है, दोनों उसके सदस्य है। उसके अगली तरफ यदि हम लोग बढ़ जाएं, भूटान से निचली तरफ आ जाएं, ठीक है, तो क्या आता है, बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश इसका सदस्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान आ गया। अब देखिए कौन से बचते हैं यहाँ पे, आई थिंक एक ही देश बच रहा है यहाँ पे, जिसको आप देखेंगे 2 देश बचते हैं हमारे पास, मालदीव और श्रीलंका। इसके साथ में भारत की कौन सी बाउंड्रीज है, इसकी किसके साथ में हम जुड़े हुए, दोनों देशों के साथ में समुद्री सीमा के साथ में जुड़े हुए। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आपको ज्ञात होगा भारत की जो बाउंड्रीज है 7 देशों के साथ में क्या है, हमारी स्थलीय बाउंड्रीज है, ठीक है, ये भी आपको रिमेंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए चीन को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्विक सा रिवीजन आपका करवा दूं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका क्या सार्क के सदस्य देश है। इस बार यहाँ से प्रश्न जरूर आना मुझे लग रहा है कि संभावना है आने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। वर्ष 2016 के बाद सार्क सम्मेलन की कोई भी मीटिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि उसके बाद भारत में एक आतंकवादी हमला हुआ था, भारत ने उसका विरोध किया था, तो उसी के पक्ष में बहुत से देश वहाँ पे खड़े हो गए थे कि सार्क की मीटिंग उसके बाद नहीं होगी। उसके बाद क्या कि 2016 की मीटिंग में वो शरीक नहीं होंगे, तो उसके बाद उसकी मीटिंग का जो दायित्व था वो पाकिस्तान के ऊपर था। पाकिस्तान ने अभी तक उसको किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग करने में असफल रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्विक फैक्ट्स है, 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश और उड़ीसा की 3 पंचायतों ने अलग अलग श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन में से ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की यहाँ पे 3 पंचायतों को अवार्ड, क्योंकि आपको ज्ञात होगा जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शन नहीं होते थे। कुछ टाइम पहले वहाँ पे इलेक्शंस किए गए थे, जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था जो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और आपको ज्ञात होगा जो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 2 अप्रैल 1959 में, आई थिंक, ठीक है, यदि मैं करेक्ट हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। और नागौर राजस्थान में पड़ती है, एक जिला है, वहाँ से इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। इस तरह से आपके सारे फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारी टीम आप लोगों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री के साथ साथ कुछ पुस्तकें भी लेकर आई है, जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म letstudy.in पर मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए आप हिमाचल प्रदेश से समग्र अध्ययन, बहुत ही उत्कृष्ट किताब है हिमाचल प्रदेश की, आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की फॉर्म में किताबें उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर letstudy.in पे, तो आप यहाँ से इनको प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।